दिव्यांशी, ऐसे उदास क्यों बैठी हो? डिपार्टमेंट में बैठी दिव्यांशी को रूपल ने टोकते हुए कहा। कुछ नहीं, तू अपना काम कर। अरे बता ना, क्या बात है? कुछ नहीं, तू अपना काम करना। ठीक है, मत बता। ये कहकर रूपल अपना काम करने लगी। इतने में आयशा अमन के केबिन से बाहर निकली तो दिव्यांशी झट से अपनी सीट से उठकर उनके पास जाकर बोली, आयशा मैम, आपने अमन सर से मेरे प्रमोशन की बात की क्या? दिव्यांशी को देखकर आयशा ने अपनी बहुओं को ऊपर चढ़ाते हुए कहा, अरे वेल, अभी तक तो नहीं की, बहुत जल्द कर लूंगी। और इतना कहकर वहाँ से चली गई। आयशा की बात सुनकर दिव्यांशी अपने हाथ पैर पटकती हुई डिपार्टमेंट में आकर बैठ गई और अपने सर पर हाथ रखते हुए बोली, समझ नहीं आता, मैं करूँ भी तो क्या करूँ? क्या हुआ वो तो बता। रूपल ने फिर उसे टोकते हुए कहा, अरे यार, आयशा मैम कब से कह रही हैं कि वो अमन सर से मेरे प्रमोशन की बात करेंगी और अब तक उन्होंने ना तो मेरी प्रमोशन की बात की और ना ही मेरा प्रमोशन हुआ। तू फालतू में चक्कर में पड़ी हुई है। तू क्या सोचती है आयशा मैम बहुत चालाक है? तू जितनी चालाक है ना, उससे कहीं ज्यादा चालाक तो ये है। तेरी दाल यहाँ नहीं गलने वाली। लगता है तूने दिव्यांशी को अभी समझा नहीं है। जो मैं कर सकती हूँ ना, वो कोई और नहीं कर सकता। मैं चाहूँ तो इन दोनों की शादी भी एक पल में तोड़वा सकती हूँ। तुम्हें पता भी है? हाँ, मैं बस आयशा से प्यार से पेश आ रही थी कि मेरा भी काम बन जाए, लेकिन आयशा का भी काम बन जाए, पर मुझे लगता नहीं है। पर अगर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ पा रही है तो मुझे लगता है कि मुझे भी उन्हें समझाना होगा अच्छी तरह। दिव्यांशी ने कीबोर्ड पर अपनी उंगलियां घुमाते हुए कहा। रूपल ने दिव्यांशी की बात सुनकर कुछ जवाब नहीं दिया और खुद भी डिपार्टमेंट में बात कर अपना काम करने लगी। अमन के घर पर अमन की शादी की तैयारियां होने लगी थी। हर तरफ खुशी खुशी नजर आ रही थी। सब बहुत खुश थे, आयशा भी और आयशा की फैमिली भी। आयशा इसलिए खुश थी क्योंकि इतनी बड़ी लॉटरी लगने वाली थी। वो शादी के बाद अमन को अपने कब्जे में कर लेगी। इसके बाद अमन की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेगी। पर वो जानती नहीं थी कि शायद ये कभी होने वाला है भी या नहीं, क्योंकि जो होने वाला था वो खुद भी वो नहीं जानती थी। दीदी देखो ना, मैंने आयशा के लिए सेट बनवाया है, कैसा लग रहा है? अमन की चाची ने अमन की माँ को अपने हाथों में लिए हुए सोने के सेट को दिखाते हुए कहा, काफी सुंदर लग रहा है। छोटी, कहाँ से बनवाया तूने? अरे अपने सोनी भैया है ना, उन्हीं ने बनवाया है, अमन की चाची ने जवाब दिया। तो तू यही तोहफे में देने वाली है क्या अपनी बहू को? हाँ दीदी, मैंने तो काफी कुछ सोचा है, उसके लिए कुछ कर पाऊं तो ठीक है। काफी अच्छी लड़की है ना आयशा, देखने में भी अच्छी है, सुंदर भी है और बोलचाल में भी अच्छी है। हाँ वो तो है, बस वो दोनों खुश रहे और अमन अपनी लाइफ में सेट हो जाए, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ऐसा अमन की मम्मी ने कहा। हाँ वो तो है, वो दोनों खुश रहे और अमन अपनी लाइफ में सेट हो जाए, इससे अलावा हम पूरा परिवार चाहता ही क्या है? वो तो है दीदी, देखना पड़ेगा, हमारे अमन को बहुत खुश रखेगी, मुझे ऐसा लगता है। ये कहकर अमन की चाची वहां से चली गई। पर अमन की माँ को अंदर ही अंदर बहुत बेचैनी हो रही थी और डर भी लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये शादी टूट जाए। वो हर हाल में आयशा को अपने घर की बहू बनाना चाहती थी क्योंकि आयशा उन्हें बहुत पसंद थी। पर अमन की माँ, अमन और अमन की सारी फैमिली आयशा की हरकतों से अनजान थे। कोई नहीं जानता था कि जिस लड़की को वो अपने घर में बहू बनाना चाहते हैं वो कितनी बदतमीज और चालाक लड़की है। मधु ने अपने कमरे में जाकर निखिल को देखते हुए कहा, प्राची का फोन आया था, वो पूछ रही थी कि हम कब जा रहे हैं वहां पर। हम वहां नहीं जा रहे हैं, मैं कह चुका हूँ। पर क्यों, क्या बात हो गई है जो तुम वहां जाने से इनकार कर रहे हो? कोई बात तो है, तुम मुझे बताओ ना, क्या बात है, बोलो ना, मधु ने निखिल से जबरदस्ती करते हुए कहा। कुछ बात नहीं है, हम वहां नहीं जा रहे, मतलब नहीं जा रहे हैं। ये कहकर निखिल वहां से चला गया। मधु को जैसे तैसे यहाँ से निकलने का मौका मिला था, पर वो भी चला गया। मधु बहुत परेशान थी कि वो कहीं अब जा ही नहीं पाती है। इतनी मुश्किल से एक मौका हाथ लगा था, वो भी निखिल ने जाने दिया। दिन भर घर में रह रह के वो परेशान हो गई थी। मधु अभी बैठी ही थी कि इतने में मानसी रोने लगी, तो मधु ने उसे अपनी गोद में उठाया और बालकनी में जाकर उसे गोद में घुमाने लगी। घुमाते घुमाते मानसी मधु की गोद में सो गई, तो मधु वापस अपने कमरे में आके बेड पर मानसी को लेटा कर वहां से जाने लगी। इतने में निखिल ने उसे टोकते हुए कहा, तुम्हारा मन है तो तुम जा सकती हो, मैं टिकट करवा के तुम्हें फ्लाइट में बिठा दूंगा और प्राची वहां तुम्हें पिकअप कर लेगी। निखिल की बात सुनकर मधु ने निखिल को हैरानीजनक भाव से देखते हुए कहा, नहीं, मुझे अकेले नहीं जाना है, तुम चलोगे तभी जाऊंगी, अदरवाइज नहीं जाऊंगी। अब आगे क्या होता है ये जानने के लिए इंतजार कीजिए और इस एपिसोड का रिव्यू नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए।